हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 56, धुनकी का एक्स बॉयफ्रेंड। सिटी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में धुनकी दीवार से लगी हुई थी और स्वरांश उसके ऊपर झुका हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस किया जा रहे थे। धुनकी के हाथ स्वरांश ने अपने हाथों में कसकर जकड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो उसे रोक तो सकती नहीं थी, इसीलिए वो उसका साथ ही देने लगी। वैसे भी ये सब चीज अब उसके कंट्रोल में कहाँ थी। उसने तो खुद को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन कब उसके होठों ने खुद ब खुद स्वरांश का साथ देना शुरू कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। वही स्वरांश अब उसे और भी ज्यादा शिद्दत से किस करने लगा था। तकरीबन 5 मिनट बाद जब धुनकी की सांसों ने उखाड़ना शुरू किया तो स्वरांश ने उसके होठों को छोड़ा और उसके सुर्ख लाल होठों को देखने लगा। उसके होंठ हल्के से ऊपर की तरफ उभर गए थे। स्वरांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब जब जब तुम मेरे सामने कुछ भी बकवास करोगी ना, तब तब मैं तुम्हारे होठों को यूं ही बंद करूंगा। धुनकी मुस्कुराते हुए अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया। स्वरांश तुरंत बोला, वैसे कहीं अब जानबूझकर तो बकवास नहीं करोगी ना तुम? ये सोचकर कि मैं तुम्हें किस करूंगा। धुनकी ने घूरते हुए उसे देखा और बोली, मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे कैंटीन में जाना है। ये बोलकर और जैसे ही वहां से जाने लगी, स्वरांश ने एक बार फिर से उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे रोकर वापस अपनी तरफ खींच लिया। एक बार फिर से अब धुनकी की पीठ स्वरांश के सीने से लगी हुई थी। स्वरांश उसके कान के पास जोकर बोला, चुपचाप जाकर अंदर बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, और हाँ, वार्ड बाहर मत निकलना, समझ में आया तुम्हें? धुनकी तुरंत उसकी तरफ घूम गई और बोली, क्यों, मैं वार्ड से क्यों ना बाहर निकलूं? स्वरांश ने दीवार पर अपने हाथ रखे और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए। तुम भी जानती हो, वो इंसान जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, वो अभी हमारी नजरों के सामने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि उसकी नजरें हम पर होगी और मैं तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। धुनकी उसकी बात सुनकर बस उसकी तरफ देखती रह गई। अचानक ही वो स्वरांश के सीने से लग गई तो स्वरांश ने भी उसे कसकर बाहों में जकड़ लिया। उन दोनों को एक दूसरे से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कब वो एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उनके दिलों के एहसास कब उन पर हावी होने लगे, उन्हें पता ही नहीं चला। धुनकी उसके सीने से लगकर बोली, थैंक यू मिस्टर शाय, मुझे उस इंसान से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं वो इंसान मेरे साथ क्या करता। मुझे तो पता भी नहीं है वो कौन है और क्यों मेरे पीछे पड़ा है। मुझे बहुत डर लगता है उससे। स्वरांश ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसे हल्का सा खुद से अलग करते हुए बोला, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बोलकर अब उसने धुनकी के माथे को चूम लिया तो धुनकी मुस्कुराई। स्वरांश उसकी तरफ देखकर बोला, जाओ, अब अंदर जाकर मेरा इंतजार करो। धुनकी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और तुरंत अंदर की तरफ चली गई। उसके दिल में ये जो स्वरांश के लिए एहसास पैदा हो रहे थे, अब वो और भी ज्यादा गहरे हो चुके थे और वो उसे एक अलग ही सुकून दे रहे थे। उसका मन तो कर रहा था कि वो सारा दिन बस स्वरांश की बाहों में समाये रहे, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं था। वो वापस वार्ड में आई तो देखा अनवी की आंखें खुली थी, वो जाग चुकी थी। वो उसके पास आए और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, अब कैसा फील हो रहा है? अनवी मुस्कुराए और बोली, आप लोगों की वजह से अच्छा फील हो रहा है मुझे, वरना मुझे तो लगा था कि बस अब मेरी जिंदगी खत्म। अगर आपके हस्बैंड मुझे बचाते नहीं, तो वो लोग मुझे वापस अपने पास ले जाते। धुनकी तुरंत बोली, तुम उन लोगों को पहचानती तो हो ना? मेरा मतलब है, अगर तुम उन सब लोगों को। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अनवी बोली, लेकिन मुझे उन लोगों को पहचानना नहीं है। अगर वो मेरे सामने भी आ जाएंगे,
तो मैं उनसे अपनी नजरें हटा लूंगी, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे बाबा कहते हैं कि ऐसे लोगों से ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी। उसकी बात सुनकर अब धुनकी समझ चुकी थी कि क्यों अन्वी उस इंसान को सजा नहीं दिलाना चाहती, जिसने उसके साथ इतना गंदा काम करने की कोशिश की। वो बस फीका सा मुस्कुराए और बोली, जैसे तुम्हें सही लगे, तुम्हारे हर डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। वही स्वरांश ने कैंटीन से अब धुनकी और अपने लिए खाना ले लिया था और खाना वार्ड में भिजवाने का बोलकर वापस वार्ड में आ गया था। उसने अन्वी और धुनकी को देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, क्या डिस्कशन चल रहा है? अन्वी तुरंत बोली, आपकी बीवी मुझे अपने एक बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी। एक बॉयफ्रेंड का जिक्र सुनकर स्वरांश ने धुनकी की तरफ देखा। वही धुनकी हैरान रह गई। वो चौंकते हुए अन्वी को देख रही थी तो अन्वी ने अपने कंधे ऊपर की तरफ उठा दिए। स्वरांश धुनकी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड, लेकिन तुमने तो कहा था कि। धुनकी झट से बोली, मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने तो कभी इस बारे में आपसे कोई बात ही नहीं की, आपने कभी मेरे पास्ट के बारे में पूछा ही नहीं और मैंने आपको कभी अपने पास्ट के बारे में बताया नहीं। उसकी बात सुनकर स्वरांश हैरान रह गया। वही धुनकी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो अन्वी के इस प्रैंक से हैरान थी, लेकिन अब उसे भी मजा आ रहा था। अन्वी एक बार फिर से बोली, मुझे आपकी वाइफ यही बता रही थी कि उनका एक बॉयफ्रेंड उन्हें कितना पैम्पर करता था। वो उन्हें काफी डेट पर भी लेकर जाता था और साथ ही साथ शॉपिंग पर भी। धुनकी की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसे अन्वी से इस चीज की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अन्वी ने तो जैसे स्वरांश के दिल को मिर्ची का तड़का लगा दिया था। स्वरांश की जलन उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। वो तुरंत बोला, तो क्या हुआ? ये सब कौन सा कोई बड़ी बात है? ये तो कोई भी कर सकता है। ऐसा तो कुछ नहीं किया ना उसने, जो कोई नहीं कर सकता। धुनकी उसकी बात पर मुस्कुराए और बोली, ऐसा भी बहुत कुछ किया है उसने। स्वरांश हैरानी से बोला, कहना क्या चाहती हो तुम? धुनकी झट से बोली, वही जो आप समझ रहे हैं। स्वरांश जो समझ रहा था वो उसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे। धुनकी कुछ बोलती उससे पहले ही वार्ड का दरवाजा खुला और एक स्टाफ बॉय अंदर की तरफ आया। वो धुनकी और स्वरांश के लिए खाना लेकर आया था, लेकिन अब स्वरांश का खाना खाने का मन कैसे ही करने वाला था। उस वार्ड बॉय ने सामने टेबल पर खाना लगाया तो धुनकी मुस्कुराते हुए आए और बोली, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ये बोलकर उसने जल्दी से प्लेट में खाना लगाना शुरू भी कर दिया। पहले उसने अन्वी के लिए खाना लगाया और उसे बिस्तर पर उठाकर बिठाया। अन्वी ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों से प्लेट ली। अब धुनकी वापस आकर सोफे पर बैठी और अपने लिए खाना लगाते हुए बोली, आप भी आए ना मिस्टर शाय, आपको भी तो भूख लगी होगी। स्वरांश तुरंत बोला, मुझे नहीं लगी कोई भूख, मुझे नहीं खाना कुछ भी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर चला गया और उसके जाने के बाद धुनकी हंसने लगी। वो अन्वी की तरफ देखते ही बोली, ये क्या किया तुमने? अन्वी मुस्कुराए और बोली, आपको दिखा रही हूँ कि आपके हस्बैंड आपसे कितना प्यार करते हैं। बेशक से वो आपको कॉफी डेट पर नहीं लेकर गए, लेकिन उनका प्यार किसी कॉफी डेट का मोहताज नहीं है, बस यही दिखाना था आपको। उसकी बात पर धुनकी मुस्कुराई। उसने टेबल पर लगे हुए खान की तरफ देखा और उसे वापस ढक दिया। स्वरांश के बिना अब वो भला कैसे ही खा सकती थी। वो कुछ वक्त यूं ही सोफे पर बैठी स्वरांश का इंतजार करती रही, लेकिन जब स्वरांश काफी देर तक नहीं आया तो वो अब वार्ड से बाहर निकली। अभी कुछ ही देर में बस अन्वी को डिस्चार्ज मिलने वाला था, जिसके बाद वो लोग अन्वी को लेकर ओबरॉय पैलेस जाने वाले थे। उसकी नजरें अब स्वरांश को ढूंढ रही थी, हालांकि स्वरांश ने उसे कहा था कि वो वार्ड से बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन उसे स्वरांश के बिना बेचैनी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्वरांश इस वक्त अस्पताल से बाहर था और वो अपने एक आदमी से बात कर रहा था। जब तक उसे न ही बिजनेस में कोई इंटरेस्ट था और न ही इंडिया रहने में, तब तक उसने न ही अपने लिए कोई असिस्टेंट रखा और न ही अपनी कोई टीम, लेकिन अब उसने अपना असिस्टेंट भी रख लिया था, अपनी गार्ड्स की एक टीम भी, और साथ ही साथ धुनकी की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए भी एक पूरी टीम उसने तैयार करवा ली थी।
वो किसी भी तरह धुनकी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहता था। जैसे ही वो फोन पर बात करने के बाद अंदर की तरफ घुमा, उसकी नजर धुनकी पर गई। उसे वहां पर देखकर स्वरांश की आंखें बड़ी हो गई। वो झट से उसके पास आए और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? धुनकी उसकी तरफ देखते हो बोली, आप अंदर नहीं आए तो मैं बाहर आ गई। खाना ठंडा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले स्वरांश गुस्से से बोला, लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम बाहर नहीं आओगी। मैंने तुम्हें वार्ड में रहने के लिए बोला था ना। धुनकी उसे गुस्से में देखकर हैरान रह गई। उसका चेहरा मायूस हो गया था। वो एक बार फिर से बोलने की कोशिश करते हो बोली, लेकिन खाना ठंडा। स्वरांश लगभग से चिल्लाकर बोला, क्या खाना ठंडा? तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या खाना? नहीं खाऊंगा तो मर तो नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया। ये बोलते हुए वो रुक गया था, लेकिन उसकी सांसें बेहद गहरी चल रही थी। उसने धुनकी को कंधों से पकड़ा हुआ था और अब धुनकी की आंखों में नमी तैर गई। अगले ही पल उसने खुद को स्वरांश से दूर किया और अंदर की तरफ भाग गई। पता नहीं क्यों, लेकिन अब स्वरांश का डांटना भी उसे एक अजीब सी तकलीफ दे रहा था। अब तक स्वरांश न जाने उसे क्या क्या बोल देता था, लेकिन वो उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती थी। पर अब उसकी हल्की सी डांट ने धुनकी का दिल दुखा दिया था। वही स्वरांश ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। वो तुरंत अंदर की तरफ आया और अंदर आते ही उसकी नजरें धुनकी पर गई, जो सोफे पर बैठी थी लेकिन दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर। स्वरांश उसके पास आकर बैठा और बोला, नाराज मुझे होना चाहिए और हो तुम रही हो। धुनकी गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, मैंने ऐसा क्या किया है जो आपको मुझसे नाराज होना चाहिए? स्वरांश तुरंत बोला, क्या तुम नहीं जानती? धुनकी भी झट से बोली, अन्वी ने झूठ कहा था आपसे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मेरा कोई एक बॉयफ्रेंड नहीं था। उसकी बात सुनकर स्वरांश मुस्कुराने लगा और उसे मुस्कुराते हुए देख धुनकी हैरान थी। स्वरांश तुरंत बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान है? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सब तुमने मुझे जलाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे कोई जलन नहीं हुई, बिकॉज रियलिटी में पहले से ही जानता हूँ। धुनकी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, लेकिन आपको कैसे पता? स्वरांश मुस्कुराया और बोला, अब ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। धुनकी उसकी तरफ देखती रह गई और अब स्वरांश ने अपने हाथों से निवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ाया। धुनकी ने उस निवाले को खाया और फिर खुद से स्वरांश को खिलाने लगी। अन्वी उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। कुछ ही देर में स्वरांश और धुनकी दोनों ने एक दूसरे को खाना खिला दिया था और अब स्टाफ का एक लड़का बर्तन उठाकर भी ले गया था। स्वरांश धुनकी की तरफ देखते हुए बोला, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ अन्वी के डिस्चार्ज पेपर्स के बारे में बात करने के लिए। तब तक तुम यहीं पर रहना। धुनकी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और स्वरांश वहां से चला गया। अन्वी धुनकी की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग मुझे अपने साथ तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही धुनकी बोली, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम फिक्र मत करो। तुम बस अपना ख्याल रखो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तभी स्वरांश वापस आया और धुनकी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। बाहर ड्राइवर भी आ चुका है, चले। धुनकी ने अब अन्वी की तरफ देखा। अन्वी एक बार फिर से बोली, प्लीज आप लोग सोच लीजिए, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ हो। स्वरांश उसे घूरते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप। धुनकी ने तुम्हें अपनी छोटी बहन बनाया है ना, तो बस अब तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर अन्वी मुस्कुराए और फिर वो तीनों बाहर की तरफ आ गए। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी ओबरॉय पैलेस के लिए निकल गई थी। अभी तक स्वरांश ने ना ही स्वरित को कुछ बताया था और ना ही घर पर किसी और को, कि वो लोग अस्पताल में है और अन्वी नाम की किसी लड़की के साथ ये सब हुआ है। इन सब चीजों का जिक्र भी किसी के सामने नहीं हुआ था।
तकरीबन आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी ओबरॉय पैलेस के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और धुनकी और स्वरांश दोनों गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने अन्वी को भी गाड़ी से बाहर निकाला और फिर वो तीनों अंदर की तरफ आए। अंदर वसुंधरा जी और वेदिका हॉल में बैठी थी और किसी चीज पर कुछ जरूरी डिस्कशन कर रही थी। तभी उनकी नजर स्वरांश और धुनकी पर गई। उनके साथ किसी तीसरे को देखकर वो दोनों हैरान रह गई। वसुंधरा जी तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, एक मिनट रुको। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, और ये लड़की कौन है? धुनकी के चेहरे पर अब थोड़ी नर्वसनेस झलकने लगी। वो जानती थी कि वसुंधरा जी कुछ भी बोल सकती है, इसलिए उसे अन्वी की फिक्र हो रही थी। वही स्वरांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये अन्वी है और ये आज से हमारे साथ ओबरॉय पैलेस में ही रहेगी। उसकी बात सुनकर वसुंधरा जी के होश उड़ गए। एपिसोड 57। आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं ना मिस्टर शाही? ओबरॉय पैलेस। स्वरांश की बात सुनकर वसुंधरा जी के होश उड़ गए। वो गुस्से से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम यूं ही किसी को उठाकर घर लेकर आओगे और वो हमारे साथ रहना शुरू कर देगा? ये लड़की कौन है? कहाँ से आए है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं इसे ओबरॉय पैलेस में रहने की इजाजत कैसे दे दूं? स्वरांश ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। क्या इतना काफी नहीं था कि स्वरांश उस इंसान को इस घर में लेकर आया है? क्या अभी भी वसुंधरा जी के लिए कुछ और जानना जरूरी था? वही धुनकी ने अन्वी की तरफ देखा। अन्वी के चेहरे पर दर्द झलकने लगा था। वसुंधरा जी की ऊंची आवाज सुनकर ही वो जैसे स्वरित को याद करने लगी थी। वो कांपने लगी थी। उसने जल्दी से धुनकी का हाथ पकड़ लिया। वही वसुंधरा जी एक बार फिर से बोली, मुझे नहीं पता ये कौन है और कौन नहीं, लेकिन ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। अभी इसी वक्त उठाकर इसे बाहर फेंको। स्वरांश हैरानी से बोला, ये आप कैसी बात कर रही है मासी माँ? मैं इस लड़की को खुद इस घर में लेकर आया हूँ और आप मुझे मना कर रही हैं। वसुंधरा जी चिल्लाते हुए बोली, हाँ, मैं मना कर रही हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। स्वरांश तुरंत बोला, और अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो? उसे यूं बोलते हुए देख वसुंधरा जी हैरान रह गई। स्वरांश एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मैं जानता हूँ शायद आपको मैं इस वक्त बदतमीज लगूंगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझसे नाराज हो सकती है, लेकिन अन्वी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अन्वी हमारे साथ ओबरॉय पैलेस में ही रहेगी और ये डिसीजन मैं ले चुका हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरी मासी माँ हैं और मुझे आपकी बात माननी चाहिए, लेकिन आपको भी समझना चाहिए, अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो खुद से कुछ कर नहीं सकता, खुद से कोई डिसीजन ले नहीं सकता। उसकी बात सुनते हुए धुनकी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो पहली बार स्वरांश को वसुंधरा जी के सामने यूं बोलते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी भी थी। स्वरांश के सामने वसुंधरा जी का वो चेहरा नहीं था जो उसने देखा था। ऐसे में स्वरांश वसुंधरा जी पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा था, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। वो हमेशा उनकी हर एक बात मान लेता था। वो जो कहती थी, वो जो फैसला करती थी, वो स्वरांश के लिए आखिरी फैसला होता था। वसुंधरा जी गुस्से से बोली, तुम मुझे सुना रहे हो? तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हो? स्वरांश तुरंत बोला, मैंने तो आपको पहले ही कहा मासी माँ कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर आपको मेरे फैसले की वैल्यू नहीं तो फिर अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ? वसुंधरा जी गुस्से से दांत पीसते रह गई। स्वरांश अन्वी की तरफ देखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, ये मेरी मासी माँ है। अभी फिलहाल इनका मूड ठीक नहीं होगा, इसलिए ये ऐसे बोल रही है, पर ये दिल की अच्छी है। वेदिका स्वरांश की तरफ देखते हुए बोली, दिल के तो आजकल तुम बहुत अच्छे हो गए हो स्वरांश, जो किसी पर भी मेहरबान हो रहे हो। पहले इससे शादी कर ली जिसे तुम अपने घर की नौकरानी भी न रखते, और अब तुम इस लड़की को उठा कर ले आए जो न जाने कहां से आई है। इसका स्टैंडर्ड क्या है? स्टेटस क्या है? हम कुछ भी नहीं जानते। स्वरांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला,
तुम्हें इन सब चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है वेदिका। ओबरॉय पैलेस में अगर कोई मेरे साथ आया है तो मैं उसके बारे में सब जानता हूँ। जरूरी नहीं कि हर बार मैं धोखा खा जाऊं और यू नो वॉट आई मीन। ये बोलते हुए उसकी बातों में व्यंग्य साफ नजर आ रहा था। वेदिका समझ रही थी कि स्वरांश उसे ही सुना रहा है। वो गुस्से से बोली, तुम मुझे सुना रहे हो? स्वरांश मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। खैर, धुन की तुम एक काम करो, जाओ जाकर अन्वी को उसका रूम दिखा दो और फिर हमारे रूम में आ जाना। मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। धुनकी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वो अन्वी को लेकर ऊपर फ्लो की तरफ बढ़ गई, जहां स्वरांश ने पहले ही एक सर्वेंट को बोलकर एक रूम रेडी करवा दिया था। वेदिका और वसुंधरा जी अपनी जगह पर खड़ी गुस्से से तिलमिलाती रह गई। वेदिका ने वसुंधरा जी के गुस्से को देखते हुए कहा, वैसे जब से धुनकी इस घर की बहू बनी है, उसने स्वरांश से शादी की है, आपको नहीं लगता कि आपकी वैल्यू तो बहुत कम हो गई है? मतलब, वो लड़का जो मासी माँ करते हुए आपके पीछे घूमता रहता था, अब वो आपकी बात भी नहीं सुन रहा, बल्कि आपसे बदतमीजी कर रहा है। मानना पड़ेगा, जो पहले इस घर की मालकिन थी, अब उसकी औकात। ये बोलते हुए वो चुप हो गई थी, लेकिन वसुंधरा जी उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी और उनका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। वो किसी नागिन की तरह फुंकारते हुए अपने कमरे में चली गई और वेदिका वहां पर खड़ी शातिर मुस्कुराहट के साथ धुनकी और स्वरांश के रूम की तरफ देखने लगी। धुनकी फिलहाल अन्वी के साथ थी तो वो तुरंत स्वरांश से मिलने उसके रूम की तरफ बढ़ गई। वही स्वरांश जैसे ही रूम में आया, उसने अपनी शर्ट के बटन खोले। उसने कितने वक्त से अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। हॉस्पिटल में पूरा दिन यूं ही बीत गया था। उसने अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंक दी थी, जिसकी वजह से अब वो शर्टलेस था। बस उसने नीचे पैंट पहनी हुई थी और अब वो यूं ही क्लोजेट के सामने खड़ा था। वो अपने कपड़े देख रहा था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा था कि धुनकी आकर उसके कपड़े उसे निकाल कर दे। तभी अचानक से किसी ने पीछे से उसके सीने पर अपना हाथ रखा। स्वरांश के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत बोला, बहुत नॉटी हो रही हो, क्या बात है? मैंने नहीं सोचा था इतनी नॉटी भी हो सकती हो तुम। उसकी बात पर वेदिका, जो उसके पीछे उसके सीने पर अपना हाथ रखकर खड़ी थी, वो तुरंत बोली, अगर तुम चाहो तो मैं इससे भी ज्यादा नॉटी हो सकती हूँ। स्वरांश उसकी बात सुनकर स्वरांश हैरान रह गया। उसे लगा शायद उसके पीछे धुनकी है, लेकिन अब वेदिका की बात सुनकर वो तुरंत दूसरी तरफ घूम गया था। वही दरवाजे पर धुनकी खड़ी थी और ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। स्वरांश की नजर भी अब धुनकी पर गई। वो तुरंत बोला, वो मैं। धुनकी आगे की तरफ आए और बोली, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर शाई। कुछ लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, शायद आपसे भी अच्छी तरह से, इसीलिए उनकी फितरत और उनकी हरकतें दोनों पहचानती हूँ। वेदिका गुस्से से बोली, तुम मेरी बात कर रही हो? धुनकी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, नहीं, एक चुड़ैल की जो मेरे और मेरे मिस्टर शाई की लाइफ में है। वो मुझसे तो दूर रहती है, लेकिन मेरे मिस्टर शाई के आसपास घूमती रहती है। मेरे मिस्टर शाई उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देते, लेकिन वो चुड़ैल है कि मानती नहीं, उसे मुंह की खाने की आदत है, जो वो उसे खिला भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। किसी खिसियानी बिल्ली की तरह उन्हें नोचती रहती है। ये बोलते हुए वो आगे की तरफ आए और उसने वेदिका के हाथों को स्वरांश के सीने से हटाया, जो वो अभी भी बेशर्म की तरह उसके सीने पर रखकर खड़ी थी। धुनकी ने स्वरांश के सीने की तरफ देखा, जहां वेदिका के लंबे नाखूनों से खरोच हो गई थी। वेदिका गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम मुझे चुड़ैल बोल रही हो, मुझे खिसियानी बिल्ली बोल रही हो? धुनकी तुरंत बोली, मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं लिया, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है तो ऐसा ही सही। अब तुम्हें क्या लगता है और क्या नहीं, इस पर मैं तो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती ना, और रही बात मेरे मिस्टर शाई की तो। ये बोलते हुए वो जाकर स्वरांश के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा वेदिका की तरफ था और स्वरांश उसके पीछे खड़ा था।
धुनकी वेदिका को देखते हुए बोली, उन्हें टच मत किया करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई अरी गहरी लड़की मेरे पति को टच करे। उसकी ये बात सुनकर तो वेदिका की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत स्वरांश की तरफ देखते हुए बोली, देख रहे हो ना तुम, ये मुझसे कैसे बात कर रही है। स्वरांश ने धुनकी की कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, ऐसा भी क्या कह दिया धुनकी ने तुमसे? सिर्फ इतना ही तो कहा कि उसके पति को टच मत करो। अब ये तो हर बीवी कहेगी, अगर उसके पति को कोई उसकी इजाजत के बिना छुएगा, तो ये तो तुम्हें अकल होनी चाहिए वेदिका कि तुम्हें अब एक शादीशुदा मर्द के कितना करीब आना चाहिए और कितना नहीं। वेदिका ने गुस्से से जबड़े कस लिए और गुस्से से तिलमिलाती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद धुनकी कुछ पल यूं ही खड़ी रही और फिर वहां से हटने लगी तो स्वरांश ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। धुनकी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। स्वरांश उसके चेहरे पर झुका और बोला, कोई बहुत पजेसिव हो रहा था अपने पति को लेकर। धुनकी तुरंत बोली, और कोई बहुत बोल रहा था अपनी पत्नी के बारे में कि उसकी पत्नी को ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद। स्वरांश मुस्कुराया और बोला, तो और क्या करना चाहिए था? उस खिसियानी बिल्ली को अपने करीब आने देना चाहिए था। धुनकी तुरंत बोली, ऐसा करके देख लेते, पता चल जाता कि बीवियों का गुस्सा होता कैसा है। स्वरांश तुरंत बोला, फिर तो मुझे ऐसा करके जरूर देखना पड़ेगा क्योंकि अपनी बीवी का गुस्सा देखने के लिए तो मैं बेसब्र हूँ। ये बोलते हुए वो उसके चेहरे पर और भी ज्यादा झुक चुका था और उसका हाथ धुनकी की पीठ पर जा रहा था। धुनकी ने झट से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला देखकर उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई आ न जाए। वही स्वरांश ने अपने कदम अब बिस्तर की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए थे। धुनकी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। एक तो स्वरांश शर्टलेस था और ऊपर से इतना हॉट था कि उसे गर्मी लगने लगी थी। स्वरांश ने जब उसकी नजरें दरवाजे पर देखी तो मुस्कुराते हुए बोला, कोई नहीं आएगा। धुनकी ने शर्मा कर अपना चेहरा झुका लिया और बोली, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? अभी अभी एक खिसियानी बिल्ली आपके कमरे से गई है। क्या पता वही दोबारा वापस आ जाए तो। स्वरांश तुरंत बोला, ये भी तुम ठीक कह रही हो, कोई बात नहीं, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। ये बोलते हुए वो उसे बिस्तर पर लेकर झुकने लगा था। धुनकी पूरी तरह से बिस्तर पर लेट गई और उसके हाथ अभी भी स्वरांश के कंधों पर थे। स्वरांश ने अब बिस्तर पर रखा रिमोट उठाया और उससे दरवाजा बंद कर दिया। धुनकी की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई। अब तक तो वो फिर भी किसी तरह एक दूसरे से दूर थे लेकिन अब तो उन दोनों के बीच जो बातें हो रही थी, जिस तरह के एहसास उन दोनों के बीच बन रहे थे, धुनकी का शर्म से बुरा हाल हो रहा था। स्वरांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, थोड़ा सा दिखाओ ना। धुनकी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्वरांश ने अभी उसे क्या कहा। वो तुरंत बोली, क्या क्या बोल रहे हैं आप मिस्टर शाई? स्वरांश तुरंत बोला, क्या तुम नहीं जानती? धुनकी झट से बोली, क्या क्या देखने की बात कर रहे हैं आप? स्वरांश उसकी गर्दन और फिर उसके सीने के नीचे की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं पता? धुनकी के होश अब और भी ज्यादा उड़ गए और वो तुरंत बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर शाई? पागल हो गए हैं क्या आप? चुप हो जाए। अभी वो बोल ही रही थी कि स्वरांश मुस्कुराते हुए बोला, क्यों? ऐसा भी क्या गलत बोल रहा हूं मैं? कुछ गलत तो दिखाने के लिए बोल नहीं रहा। धुनकी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। स्वरांश तुरंत बोला, ये तो हर पति का हक होता है कि वो अपनी पत्नी का गुस्सा देखे। हालांकि मैंने वेदिका को खुद को टच नहीं करने दिया। I mean, उस तरह से टच नहीं करने दिया लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारा गुस्सा देखना है तो इमेजिन कर लो कि उसने मुझे टच किया है और फिर मुझे अपना गुस्सा दिखाओ। उसकी बात सुनकर धुनकी बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो न जाने क्या सोच रही थी और स्वरांश क्या ही बोल रहा था। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया और गाल गर्म होने लगे। वही स्वरांश के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। धुनकी के दिमाग को इतना तो वो भी जान चुका था तो बस यूं ही धुनकी के मजे ले रहा था और अब धुनकी के एक्सप्रेशन देखकर उसकी हंसी और भी ज्यादा लंबी होती जा रही थी।
धुनकी जोर से उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं ना मिस्टर शाई। स्वरांश ने दर्द से आह भरी। धुनकी तुरंत बोली, लगा क्या? अगले ही पल स्वरांश ने उसके हाथों को कसकर अपने हाथों में जकड़ा और बिस्तर पर ऊपर की तरफ लगा दिया। वो उसे बेहद इंटेंस नजरों से देखने लगा था और उसकी ऐसी नजरें खुद पर महसूस कर धुनकी हल्का सा कसमसाने से लगी थी। स्वरांश की हॉट बॉडी से अब उसे और भी ज्यादा हॉटनेस फील होने लगी थी। उसके वो उभरे हुए बाइसेप्स और हार्ड चेस्ट देखते हुए धुनकी का गला सूखने लगा था और उसके होंठ की फड़फड़ाने लगे थे। वही स्वरांश की नजरें उस पर और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। उसने अब धुनकी के ऊपर झुकना शुरू कर दिया तो धुनकी ने खुद ब खुद अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठा लिया, जिससे उसकी पूरी गर्दन अब स्वरांश को साफ नजर आ रही थी और स्वरांश ने भी उसकी गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। धुनकी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसकी सांसों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। वही स्वरांश भी उसे बेहद शिद्दत से किस कर रहा था। धुनकी को एक अजीब सी फीलिंग आने लगी थी, जैसे ये पहली बार नहीं हो रहा। उसकी आंखों के सामने कुछ झलकियां चलने लगी थी। ये वही झलकियां थी जो शादी से एक रात पहले की थी, जब स्वरांश और वो पहली बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे। उस वक्त को याद करते हुए धुनकी को कुछ अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उस रात स्वरांश ही उसके साथ था। एपिसोड 58, जितनी जल्दी हो सके इस घर से चली जाओ। ओबरॉय पैलेस। स्वरांश धुनकी की गर्दन पर किस कर रहा था और धुनकी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखों के सामने कुछ झलकियां चल रही थी। वो झलकियां जो उसकी और स्वरांश की शादी से एक रात पहले की थी, जब वो और स्वरांश इंटीमेट हुए थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस रात स्वरांश उसके साथ था। क्योंकि स्वरांश सुबह होने से पहले ही रूम से चला गया था और उसके जाते ही स्वरित रूम में आया था और धुनकी के साथ सो गया था, तो धुनकी को यही लग रहा था कि स्वरित और उसके बीच वो सब कुछ हुआ था। पर अब उसे एक बार फिर से वो सब याद आ रहा था, लेकिन उसे स्वरांश का टच ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने पहले भी ये सब महसूस किया है, तो वो खुद कंफ्यूज हो रही थी। उसने अचानक ही स्वरांश को खुद से अलग कर दिया तो स्वरांश हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो तुरंत बोला, क्या क्या हुआ धुनकी? धुनकी गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसकी तरफ देख रही थी। स्वरांश तुरंत बोला, आई एम सो सॉरी, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल हुआ तो मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ये बोलकर वो पीछे हटने वाला था कि धुनकी ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, ऐसा ऐसा नहीं है मिस्टर शाई। लेकिन वो मुझे उस रात की बातें याद आ रही थी। स्वरांश हैरानी से बोला, किस रात की? धुनकी ने अपनी नजरें झुका ली तो स्वरांश उसके एक्सप्रेशन देख समझ गया कि धुनकी किस रात की बात कर रही है, लेकिन अब उसके चेहरे पर भी परेशानी झलकने लगी थी, क्योंकि वो अब तक धुनकी को वो बात नहीं पाया था कि उस रात स्वरित नहीं बल्कि वो खुद उसके साथ था, और अब उसे धुनकी को ये बात बताने में डर भी लग रहा था। ये सोचकर कि कहीं धुनकी उसे गलत ना समझ ले, वो तुरंत बोला, तुम ठीक हो ना? धुनकी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। स्वरांश उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, मैं जानता हूँ, वो सब याद करके तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन इतना कहूंगा कि जितनी जल्दी तुम उन सब बातों को भूल जाओगी उतना ही बेहतर होगा धुनकी, बिकॉज अब मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर धुनकी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। स्वरांश बड़े ही प्यार से बोला, आई नो, हम दोनों की शादी जिस हिसाब से हुई है और मैंने हमेशा तुम्हें जिस तरह से ट्रीट किया है वो बहुत गलत है, लेकिन जब से मेरी शादी तुमसे हुई है मैंने तुम्हें समझा है, तुम्हें जाना है, और नो आई कैन से कि तुम मेरे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर हो। उसके मुंह से ये बात सुनकर धुनकी के चेहरे पर मुस्कुराहट से तैर गई। उसका चेहरा लाल होने लगा था और स्वरांश ने अब उसके होठों पर अपना अंगूठा रखा और उन्हें सहलाते हुए बोला, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल हो रहा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं सच में तुम्हें फिर से प्यार करना चाहता हूँ धुनकी। उसकी बात सुनते हुए अब धुनकी की धड़कनें भी तेजी से बढ़ने लगी थी। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो स्वरांश पीछे की तरफ हटने लगा, लेकिन अब धुनकी ने उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया।
स्वरांश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। धुनकी ने नजरें उठाए और बोली, आपको पता है, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तो हम दोनों की मुलाकात बहुत अजीब थी। उस दिन मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया था। आप मुझे काफी ज्यादा डोमिनेटिंग भी लगे, लेकिन जब से मेरी शादी आपसे हुई है, तब से मैंने भी आपको समझा है स्वरांश, और जितना मैं आपको समझ पाई हूँ, आप दिल के बहुत अच्छे हैं। आपके आसपास के लोग बेशक से जितने मर्जी शातिर हो और आपके दिमाग के साथ खेलना चाहे, लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चलते हैं। आप अपने हिसाब से सोचते हैं। ये आपकी सबसे अच्छी बात है। स्वरांश को लगा धुनकी शायद वेदिका के बारे में बात कर रही है, लेकिन धुनकी सिर्फ वेदिका के बारे में नहीं, बल्कि वसुंधरा जी के बारे में भी बोल रही थी, क्योंकि वो भी स्वरांश को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन स्वरांश अपना स्टैंड लेना बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो धुनकी की तरफ देखते बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें वेदिका से कुछ ज्यादा ही जलन होती है? धुनकी तुरंत बोली, कोई जलन नहीं होती मुझे वेदिका से, वैसे भी उसमें जलने लायक कुछ नहीं है। स्वरांश मुस्कुराया और बोला, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, उसमें जलने लायक तो कुछ भी नहीं है, कहाँ वो और कहाँ तुम। धुनकी हैरानी से बोली, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? स्वरांश तुरंत बोला, क्यों कर नहीं सकता क्या? धुनकी झट से बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो बस आप हमेशा मुझे लिटिल फिगर कह कर चिढ़ाते हैं, तो अब आपकी तारीफ पर थोड़ा यकीन नहीं हो रहा। स्वरांश ने एक बार फिर से उसके होठों को सहलाना शुरू किया और बोला, अगर तुम कहो तो अच्छे से तारीफ करके बताऊं मैं तुम्हारी। उसकी बात पर धुनकी एक बार फिर से ब्लश करने लगी थी और स्वरांश अब उसके होठों पर झुकने लगा था, लेकिन जैसे ही वो उसके होठों पर अपने होंठ रखने वाला था कि तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर स्वरांश और धुनकी दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। धुनकी तुरंत उसे धक्का देकर बिस्तर से उठ गई और स्वरांश उसकी तरफ देखता ही रह गया। वैसे तो धुनकी इतनी नाजुक थी और अब स्वरांश को धक्का देने में उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। धुनकी खुद का हुलिया सुधारते हुए बोली, वो मैं एकदम से डर गई थी। स्वरांश तुरंत बोला, तुम्हारा अपना ही पति हूँ, वेदिका का नहीं हूँ, जो तुम इस तरह से डर गई। उसकी बात पर धुनकी ने उसे घूर कर देखा और बोली, अच्छा, लगता है वेदिका के पति बनने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है आपको, जाए जाकर बन जाए, मुझे क्या सुना रहे हैं। ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वही स्वरांश उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोला, तुम्हारे बाद अब कौन सी वेदिका और कौन सी कमोलिका, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या रहा है। प्यार सच में ऐसा होता है क्या? ये बोलकर उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और फिर अपने बालों में घुमाने लगा। धुनकी ने दरवाजा खोला तो उसकी नजर अन्वी पर गई, जो दरवाजे पर खड़ी थी। वो तुरंत बोली, तुम यहाँ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? किसी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? अन्वी फीका सा मुस्कुराए और बोली, नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। वो मैं बस यहाँ पर आपसे एक हेल्प मांगने आई थी। धुनकी तुरंत बोली, हाँ हाँ, बताओ ना, क्या हुआ, कौन सी हेल्प चाहिए तुम्हें? अन्वी को समझ नहीं आया कि वो धुनकी से कैसे कहे। वो ऑलरेडी उस पर बहुत एहसान कर चुकी थी, ऐसे में उसे शर्मा रही थी, लेकिन उसे कुछ कपड़े चाहिए थे। धुनकी उसके एक्सप्रेशन देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अन्वी के दिमाग में चल क्या रहा है। अगले ही पल वो हल्का सा मुस्कुराए और अन्वी का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ ले आई। स्वरांश हैरानी से धुनकी को देख रहा था। अंदर जाकर धुनकी क्लोजेट की तरफ बढ़ गई और उसने शादी से पहले के अपने कुछ कपड़े निकाले, जिसमें कुछ सलवार सूट और कुछ फ्रॉक सूट थे, जो अन्वी को बिल्कुल फिट आने वाले थे, क्योंकि अन्वी और धुनकी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, वो दोनों दिखने में एक जैसी ही थी। धुनकी ने उन कपड़ों को एक बैग में डाला और फिर अन्वी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, फिलहाल के लिए ये रखो और तुम्हारे लिए नए कपड़े में मंगवा दूंगी, फिक्र मत करो। अन्वी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, मैंने तब से कुछ कहा भी नहीं, फिर आपको कैसे पता चला? धुनकी मुस्कुराए और बोली, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर बस पता चल गया। अन्वी एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू, आप लोगों ने मेरे लिए जितना कुछ भी किया है,
अगर उसके लिए मैं पूरी जिंदगी भी आपको थैंक यू बोलती रहूं तो कम होगा। आप दोनों सच में बहुत अच्छे हैं और एक दूसरे के लिए परफेक्ट भी। ये बोलते हुए उसने एक नज़र स्वरांश को भी देखा और फिर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद स्वरांश धुनकी की तरफ देखते हुए बोला, वैसे मैंने तुम्हें काफी बेवकूफ समझा था लेकिन तुम तो काफी समझदार निकली। मतलब सामने वाले ने बात कही भी नहीं और तुम समझ गई। धुनकी तुरंत बोली, आपका मतलब क्या है? आपने मुझे बेवकूफ समझा? ये आपकी बेवकूफी है मिस्टर शाई, मेरी नहीं। और हाँ, अब आप ये कब तक बेड पर लेटे रहेंगे? मैंने सुना है आपने ऑफिस ज्वाइन किया है। क्या बात है? 2 दिन में ही ऑफिस जाने का भूत आपके सिर से उतर गया क्या? स्वरांश तुरंत बोला, ऑफिस तो मुझे जाना है लेकिन फिलहाल शाम होने वाली है और अब ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बीवी के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं। ये बोलते हुए वो जैसे ही धुनकी की तरफ बढ़ने लगा, धुनकी तुरंत क्लोजेट की तरफ बढ़ते हुए बोली, आप फ्री हैं मिस्टर शाई? लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ। मेरे पास बहुत सारे काम है। कल रात से लेकर अब तक मैं घर पर नहीं थी और आप जानते हैं ना, दादाजी ने इस घर की जिम्मेदारी मुझे दी है। तो मुझे वो सब देखना है, इसलिए आपको जो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है वो आप अकेले में करिए। मुझे शावर लेकर नीचे जाना है। ये बोलते हुए उसने क्लोजेट में से अपने कपड़े निकाले। अगले ही पल उसे अपनी कमर पर स्वरांश के हाथों का एहसास हुआ। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। स्वरांश ने उसके बालों को पीछे से उसकी गर्दन से हटाया और उसकी गर्दन पर गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, लेकिन वो क्वालिटी टाइम वॉशरूम में भी स्पेंड हो सकता है ना? मेरा मतलब है तुम्हें भी शावर लेना है और मुझे भी शावर लेना है, तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करना एक साथ ही? अभी वो बोल ही रहा था कि धुनकी ने उसकी तरफ घूमकर उसे हल्का सा धक्का दिया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई और उसने अच्छे से दरवाजा लॉक कर लिया। स्वरांश उसकी तरफ देखता ही रह गया। अगले ही पल अब उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। वो ऐसा वैसा कुछ करने नहीं वाला था। वो तो बस धुनकी को परेशान करने में लगा था, लेकिन अब उसके चेहरे की एक्सप्रेशंस थोड़े सख्त हो गए थे। उसने एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा और फिर अगले ही पल अपनी शर्ट पहनकर रूम से बाहर निकल गया। वो सीधा वेदिका के रूम में आया। वेदिका गुस्से से कांपती हुई अपने बेड पर बैठी थी। जिस तरह से धुनकी ने उसे जलील किया था, उसका मन तो कर रहा था कि वो इस वक्त धुनकी का मर्डर कर दे, लेकिन स्वरांश के सामने वो उसे कुछ कह नहीं पाई। अचानक उसके दरवाजे पर कदमों की आहट हुई तो उसने दरवाजे की तरफ देखा। वहां स्वरांश को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और जब स्वरांश ने अंदर आते हुए दरवाजा अंदर से बंद किया तो वेदिका और भी ज्यादा हैरान रह गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो झट से बोली, मुझे मुझे पता था तुम मेरे पास आओगे स्वरांश। मैं जानती थी कि तुम्हें बहुत जल्दी रियलाइज होगा कि धुनकी तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है। तुम्हें उसके साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो मिडिल क्लास लड़की तुम्हारी बीवी बनने के लायक। अभी वो बोल ही रही थी कि स्वरांश उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, यू नो वॉट, जब तुम मेरी फ्रेंड थी ना तो मुझे बहुत पसंद थी। एक वक्त था जब मुझे ऐसा लगता था कि तुम बहुत ही ज्यादा सिंसियर लड़की हो, लेकिन अब मुझे तुम सिंसियर नहीं, हद से ज्यादा बेवकूफ और घटिया लग रही हो। वेदिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। स्वरांश तुरंत बोला, जब मैं तुम्हारे सामने होता हूँ तो तुम मेरे करीब आने की कोशिश करती हो, मुझे सेडक्टिवली टच करने की कोशिश करती हो। तुम ना जाने कितनी बार मुझसे बोल चुकी हो कि तुम प्यार करती हो मुझसे, मुझसे शादी करना चाहते हो और बला बला, ना जाने क्या कुछ नहीं कहा तुमने। और अब जब मेरी शादी धुनकी से हो गई है, तो तुमने पहले तो स्वरित भाई से शादी करने का डिसीजन लिया। आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम स्वरित भाई के लिए ऐसी कुछ फीलिंग रखती होगी, लेकिन मैंने इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया। पर अभी अभी जो हरकत तुमने मेरे रूम में की वो सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम कर सकती हो, ये तुम्हारा डिसीजन होगा, लेकिन यू मेरे करीब आना बंद करो। और अगर तुम्हारी वजह से धुनकी को कोई तकलीफ हुई तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा।
उसकी बात सुनकर वेदिका गुस्से से चिल्लाए और बोली, ओह रियली, अब तुम्हें उस धुनकी से इतना प्यार हो गया कि तुम उसके खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकते। तुम ही थे ना वो, जो उसे सबके सामने जलील करने से पहले भी एक मिनट नहीं सोचते थे। वो तुम ही हो ना, जो उसे इस घर से बाहर निकालना चाहते थे। वो तुम ही हो ना, जिसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि धुनकी की शादी तुम्हारे भाई से हो, वो इस घर में रहे। और अब अचानक से तुम्हें धुनकी से इतना प्यार हो गया कि तुम उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकते। वाओ मिस्टर स्वरांश ओबरॉय, वाओ, कितने डबल स्टैंडर्ड है तुम्हारे। स्वरांश गुस्से से बोला, हाँ, मैं नहीं चाहता था कि धुनकी यहाँ रहे। हाँ, मुझे नहीं थी पसंद धुनकी, लेकिन अब मैं उससे प्यार करता हूँ। ये बोलते हुए स्वरांश का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वेदिका भी चिल्लाते हुए बोली, लेकिन मुझे आज भी नफरत है उस धुनकी से, और हमेशा नफरत ही रहेगी, क्योंकि उसकी वजह से तुम मुझसे अलग हुए हो। उसकी वजह से तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनना तो दूर, तुम मेरे दोस्त भी नहीं रहे, इसलिए मैं नफरत करती हूँ उस धुनकी से और हमेशा नफरत ही करती रहूंगी। स्वरांश व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, सीरियसली तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस नफरत से मुझे या धुनकी को कोई फर्क पड़ेगा? शायद तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। मैं स्वरांश ओबरॉय हूँ, जिसे सिर्फ उन लोगों से फर्क पड़ता है जिससे वो प्यार करता है। जो उसकी लाइफ में एडजस्ट भी नहीं करते, उनसे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और अब मेरी लाइफ में तुम कहीं भी एडजस्ट नहीं करती हो, सो बेहतर होगा कि अपनी ये धमकियां और अपनी बकवास बातें अपने पास रखो। जितनी जल्दी हो सके इस घर से चली जाओ। बिकॉज अगर मैंने तुम्हें इस घर से बाहर निकाला तो तुम्हारी इंसल्ट तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये बोलकर वो कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा और फिर वहां से बाहर चला गया। वहीं वेदिका अभी भी गुस्से से कांपती हुई अपनी जगह पर खड़ी थी। एपिसोड 59, चलो अब खेल शुरू करें। ओबरॉय पैलेस। स्वरांश अभी वेदिका को सुनाकर वापस अपने रूम में आ गया था। रूम में आते ही उसकी नजर धुनकी पर गई, जो वॉशरूम से बाहर आ रही थी और उसके बाल पूरी तरह से गीले थे। उसे देखकर स्वरांश कुछ पल उसकी तरफ देखता ही रह गया। वही धुनकी ने भी उसकी तरफ देखा और आईने की तरफ बढ़ते हुए बोली, वेदिका को सुनाकर आ गए आप? उसकी बात पर स्वरांश हैरान रह गया। उसे कैसे पता कि वो वेदिका के रूम में गया था और वो भी उसको सुनाने? वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा तो धुनकी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, जब आप रूम से बाहर जा रहे थे तो मैं वॉशरूम से बाहर निकली थी। मुझे टॉवल चाहिए था, लेकिन तभी मैंने देखा कि आप रूम से बाहर जा रहे हैं और बेड पर रखा आपका फोन बज रहा था। आपको फोन देने के लिए मैं रूम से बाहर निकली तो देखा आप वेदिका के रूम में जा रहे हैं। अब इतना तो मैं भी जानती हूँ कि आप वेदिका के रूम में उसके साथ चाय कॉफी पीने तो गए नहीं होंगे, जरूर उसे सुनाने गए होंगे। उसकी बात सुनकर स्वरांश मुस्कुराया और बोला, ओह रियली, इतना यकीन है तुम्हें मुझ पर? धुनकी जो आईने के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी, उसने एक नजर पलटकर स्वरांश की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। स्वरांश तुरंत बोला, जरूरी तो नहीं किसी के रूम में उसके साथ चाय कॉफी पीने या फिर उसे सुनाने जाया जाए। क्या पता मेरे इरादे कुछ और हो, मेरा रोमांस करने का मूड हो और मैं अपना मूड पूरा करने गया हूँ। उसकी बात सुनकर धुनकी की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वहीं उसे मुस्कुराते हुए देख स्वरांश की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ चुकी थी। धुनकी ने ड्रायर से बालों को ड्राई किया और फिर अपनी मांग में हल्का सा सिंदूर भरा और होठों पर न्यूड लिपस्टिक लगाने के बाद वो आईने के सामने से उठी और स्वरांश के पास आते हुए बोली, अगर आपको उसके साथ रोमांस करना होता ना तो आप इस कमरे में भी कर सकते थे। आपको मेरे साथ शादी करके मुझे इन सब में उलझाने की जरूरत नहीं थी। किसी ने आपके सीने पर गन पॉइंट नहीं की थी कि आपको मुझसे शादी करनी है। आपने अपनी मर्जी से की है मुझसे शादी। अगर वेदिका के साथ रोमांस या फिर प्यार का एंगल होता तो आप उसके साथ होते, मेरे साथ नहीं मिस्टर शाई। उसकी बात सुनकर स्वरांश उसकी तरफ देखता ही रह गया। मतलब धुनकी को उस पर इतना भरोसा है। वो तुरंत बोला, तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत जल्दी मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया?
अगर सच में मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा होऊंगा तो। धुनकी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, धोखा उन्हें दिया जाता है मिस्टर शाई, जिनसे हमें कोई फायदा हो। मुझे धोखा देकर आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी सब कुछ खो चुकी हूँ। अब तो बस एक उम्मीद है जो आपने ही दी है। अगर आप उसे छीन भी लेंगे तो तकलीफ जरूर होगी, लेकिन जिंदगी है, आगे तो बढ़ ही जाऊंगी। उसकी बात पर स्वरांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और अब धुनकी रूम से बाहर जाते हुए बोली, मैं चलती हूँ, मुझे किचन में कुछ काम देखना है। ये बोलकर वो रूम से बाहर चली गई और स्वरांश अपनी जगह पर खड़ा रह गया। जहां लड़कियां अपने पति को किसी और के साथ देखकर पागल हो जाती हैं, एक पल नहीं लगता उन्हें अपना विश्वास डगमगाने में। वहां धुनकी ने उसे वेदिका के रूम में जाते हुए देखा। इसका मतलब साफ था कि उसने उसे दरवाजा बंद करते हुए भी देखा होगा, लेकिन फिर भी स्वरांश पर यकीन करना। सच में अब स्वरांश को गिल्टी फील हो रहा था कि वो धुनकी को पहले कैसे नहीं समझा। क्यों उसने धुनकी को इतना तंग किया कि अब उसे बात को लेकर लोग फायदा उठा रहे थे। अगर पहले स्वरांश ने धुनकी की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं की होती तो अब वेदिका को उसे सुनाने का मौका मिलता ही नहीं। एक गहरी सांस लेकर वो खुद से ही बोला, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया धुनकी, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा और ये मेरा तुमसे नहीं, खुद से वादा है। बेशक से मुझे किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड जरूर लूंगा। तुम बीवी हो मेरी और तुम्हें वो हर एक चीज मिलेगी मुझसे जो एक पत्नी अपने पति से डिजर्व करती है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अब एक बार फिर से लंबी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ धुनकी नीचे हॉल में आ चुकी थी और किचन की तरफ जा रही थी। तभी वसुंधरा जी उसे रोकते हुए बोली, जब तुम इस घर में आई थी तो एक भिखारी की हैसियत से आई थी, लेकिन जब से तुम्हारी शादी स्वरांश से हुई है तुम तो जैसे इस घर की मालकिन बन गई हो। अब तो तुम अपने साथ साथ औरों को भी यहाँ लाने लगी हो, जैसे ये ओबरॉय पैलेस नहीं बल्कि कोई धर्मशाला है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। उनकी बात सुनते हुए धुनकी के कदम रुक गए थे। उसने पलटकर उनकी तरफ देखा। वसुंधरा जी अब बिल्कुल उसके सामने आकर बोली, जो लड़की तुम्हारे साथ आई है उसे चुपचाप इस घर से बाहर निकालो। मैं नहीं चाहती कि इस घर में और गंदगी हो। पहले ही इस घर में बहुत ज्यादा गंदगी फैल चुकी है। अगर वक्त रहते हमने उस गंदगी को यहाँ से निकाल दिया होता तो आज हमें इतना परेशान नहीं होना पड़ता। वसुंधरा जी की बात सुनकर धुनकी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, क्या बात है, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो आप ये काम कर सके, इसलिए आप मुझसे कह रही हैं। वसुंधरा जी गुस्से से बोली, तुम हमारी हिम्मत को चैलेंज कर रही हो। जानना चाहती हो तुम कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। धुनकी मुस्कुराते हुए बोली, अगर आपको चैलेंज लगता है तो चैलेंज ही सही, लेकिन अनवी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर आप उसे इस घर से बाहर निकालना चाहती है तो ठीक है, आप करिए आपको जो करना है। मैंने मना नहीं किया आपको। मैं भी देखती हूँ कि वसुंधरा ओबरॉय, जो खुद को न जाने क्या समझती है, वो कुछ कर भी सकती है या नहीं। उसकी बात सुनकर वसुंधरा जी के होश उड़ चुके थे। धुनकी उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी, इस बात की उम्मीद उन्हें नहीं थी। धुनकी एक बार फिर से बोली, और रही बात गंदगी की, तो जिसे आप गंदगी कह रही हैं ना, वो अब इस घर को संभालती है। उसे इस घर की लक्ष्मी का नाम दिया गया है। वो तो इस घर से बिल्कुल नहीं जाएगी। आपसे जो होता है आप कर लीजिए। ये बोलकर उसने अपनी साड़ी में से चाबियां का गुच्छा निकालकर अपने हाथों में उछाला और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। वही वसुंधरा जी उसके इस मूव से दंग रह गई। वो अगले ही पल शातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, तुमने वसुंधरा ओबरॉय को चैलेंज किया है ना। अब तुम देखो कि वसुंधरा ओबरॉय जब अपने आप पर आ जाए तो वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। जिस गंदगी को तुम उठाकर इस घर में लेकर आए हो, अगर मैंने आज रात को ही उसे इस घर से बाहर नहीं निकाल दिया तो मैं भी कुछ नहीं। ये बोलकर वो अनवी के कमरे की तरफ देखती रही और उनके दिमाग में चल रहा था कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। वहीं दूसरी तरफ धुनकी किचन में आए और आकर सबको खाने का मेनू बताने लगी।
कल से वो घर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो अब उसने सोचा था कि वो सबके लिए सबका फेवरेट नाश्ता बनवाएगी। उसने पहले दादाजी से शुरुआत की और उनका फेवरेट खाना पूछा तो सब सर्वेंट ने दादाजी की फेवरेट डिशेस के नाम बता दिए। धुनकी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, दादाजी को अगर सरसों का साग पसंद है तो उनके लिए सरसों का साग बनेगा। अगले ही पल अब उसने स्वरित के बारे में पूछा, स्वरित जी को क्या पसंद है? तो सर्वेंट ने शाही पनीर और शाही कोरमा का नाम लिया। धुनकी ने उसके लिए भी हाँ बोल दिया। वसुंधरा जी और वेदिका को पूरी तरह से स्किप करके अब उसने स्वरांश के बारे में पूछा तो उन सर्वेंट के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। धुनकी उनकी मुस्कुराहट देखकर बोली, मैंने खाने के बारे में पूछा है, मुस्कुराने के लिए नहीं कहा। वो सर्वेंट अब और भी ज्यादा हंसने लगी। अगले ही पल एक सर्वेंट ने कहा, स्वरांश साहब तो ज्यादातर लंदन में ही रहे हैं तो उनका खाना पीना उसी के हिसाब से होता है, लेकिन जब से वो इंडिया आए हैं तो वो इंडियन फूड ही खा रहे हैं क्योंकि हमें किसी ने स्पेशल ऑर्डर्स दिए ही नहीं उनका खाना बनाने के लिए। धुनकी उसकी बात सुनकर तुरंत बोली, आप एक कम कीजिए, आप बाकी सब लोगों का खाना बनाएं, आपके स्वरांश साहब का खाना मैं खुद बनाऊंगी। उसकी बात सुनकर वो सर्वेंट भी हैरान थी क्योंकि स्वरांश का खाना बनाना तो उनके लिए भी थोड़ा टफ था। ऐसे में धुनकी के लिए तो ये सब और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था, लेकिन अगले ही पल धुनकी ने अपने फोन में YouTube ऑन किया और अच्छी खासी 2-3 वीडियो देखने के बाद वो काम पर लग चुकी थी। तकरीबन 1 घंटे के अंदर ही उसने स्वरांश के लिए 2-3 डिशेज बना ली थी। उसे नहीं पता था कि स्वरांश को वो सब पसंद आएगा या नहीं, लेकिन उसने सच में उन सबको बनाने में मेहनत बहुत की थी। जब बाहर डाइनिंग टेबल पर सबका खाना सर्व हो रहा था तो धुनकी ने स्वरांश के लिए बनाया हुआ खाना भी अच्छे से गार्निश किया और फिर उसे लेकर बाहर की तरफ आई। वो सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, आप बाकी सब लोगों का खाना भी अच्छे से लगाए, तब तक मैं आती हूँ। ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी, लेकिन अपने रूम में जाने से पहले उसकी नज़र अनवी के रूम में गई तो वो अनवी के रूम की तरफ देखते हुए बोली, पहले मैं अनवी को डिनर के लिए बोल दूं, उसे थोड़ी हिचकिचाहट होगी। ये बोलकर वो अब पहले अनवी के रूम में आ गई। अनवी अपने रूम में बैठी थी और अपने बाबा से बात कर रही थी। वो अपने बाबा को बता रही थी कि वो बहुत जल्दी मुंबई आने वाले हैं। स्वरांश और धुनकी ने उनका मुंबई आने का सारा अरेंजमेंट भी कर दिया था और साथ ही साथ उन्हें कुछ पैसे भिजवा दिए थे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने अनवी को भी एक नया फोन और सिम खरीद कर दे दिया था। धुनकी ने अनवी के रूम में आकर जब उसे अपने बाबा से बात करते हुए देखा तो वो मुस्कुराए और बोली, अपने बाबा से बात करके तुम नीचे डाइनिंग टेबल पर आ जाना, सब लोग साथ में डिनर करेंगे। अनवी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और धुनकी अब उसके रूम से बाहर निकलकर अपने रूम में आई तो देखा स्वरांश बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। धुनकी उसके पास आए और आकर घूरकर उसे देखने लगी। स्वरांश उसकी नजरों को खुद पर महसूस कर बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? धुनकी ने मुंह बनाया और अगले ही पल उसने स्वरांश के होठों से वो सिगरेट खींच ली। स्वरांश एकदम हैरान रह गया। वो तुरंत बोला, तुम्हें लग जाएगी धुनकी, क्या कर रही हो तुम? अभी वो बोल ही रहा था कि उसकी नजर उस सिगरेट पर गई जो धुनकी ने अब अपने पैरों तले नीचे जमीन पर मसल दी थी। स्वरांश हैरान रह गया। धुनकी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, नीचे डिनर लग गया है, चुपचाप डिनर के लिए आ जाए। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी। स्वरांश उसकी कलाई पकड़कर बोला, तुम्हें मेरे सिगरेट पीने से प्रॉब्लम है? धुनकी ने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा और बोली, मैंने ऐसा कब कहा? स्वरांश मुस्कुराया और बोला, लेकिन तुम्हारी हरकत से तो मुझे यही लगा। धुनकी झट से बोली, आपको जो समझना समझिए, मुझे आपकी समझ से कोई लेना देना नहीं। आप ये बता दीजिए आप डिनर के लिए नीचे आ रहे हैं या नहीं? स्वरांश ने अगले ही पल उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, ये बीबी वाला गुस्सा अच्छा लग रहा है तुम पर। स्वरांश की इस हरकत पर धुनकी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो उससे अलग होकर बोली, अभी तो मैंने गुस्सा किया ही नहीं है, गुस्सा तो जब आएगा तब देखिएगा आप।
ये बोलकर वो तुरंत रूम से बाहर चली गई और स्वरांश हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, अपनी मोहतरमा का गुस्सा भी हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। ये बोलकर अब वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर उस सिगरेट पर गई और वो मुंह बनाते हुए बोला, कमबख्त, एक ही तो बुरी आदत थी, बीवी ने आते ही वो भी छुड़वा दी। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसा और धुनकी के पीछे पीछे रूम से बाहर निकल गया। धुनकी नीचे डाइनिंग टेबल पर आई तो आते ही उसकी नजर अनवी पर गई, जो वहां बैठी थी। उसे देखते हुए धुनकी को कहीं ना कहीं सुकून मिलता था। अनवी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसे बर्दाश्त करना और उससे लड़ना कितना मुश्किल था, ये धुनकी बहुत अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन सच में अनवी बहुत पॉजिटिव थी और बहुत हिम्मत वाली भी। वहीं दूसरी तरफ स्वरित इस वक्त अपने रूम में था और उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस थे। वो जानता था कि अनवी स्वरांश और धुनकी के साथ ओबरॉय पैलेस में आ चुकी है, लेकिन अब तक वो अनवी के सामने नहीं किया था। और अब वो डेविल स्माइल के साथ बोला, आज तक स्वरित ने बहुत सी लड़कियों की जान ली है और सबको तड़पाया भी बहुत है, लेकिन तुम बहुत अलग हो। तुमने स्वरित ओबरॉय को चैलेंज किया है। तुम्हें क्या लगता है कि धुनकी और स्वरांश तुम्हें मुझसे बचाएंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम उनके साथ ओबरॉय पैलेस आ गई तो तुम्हारी लाइफ में सब सॉल्व हो गया। अब तुम खुशी खुशी यहाँ पर रहोगी और आराम से अपनी जिंदगी जाओगी। अभी तुम्हारा और मेरा सामना होना तो बाकी है। चलो अब खेल शुरू करें। ये बोलते हुए वो अपनी जगह से उठा और फिर चेहरे पर डेविल स्माइल लिए ही रूम से बाहर निकला। वहीं दूसरी तरफ स्वरांश भी डाइनिंग टेबल पर पहुंच चुका था और जब उसने आज खाने की खुशबू को महसूस किया तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। वो सामने खड़ी सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, आज खाना कुछ अलग बना है क्या? वो सर्वेंट छत से बोली, आज सबका फेवरेट खाना बनाया है छोटे साहब, और सारा खान धुनकी मेम साहब ने ही बनवाया है, और आपका खाना तो उन्होंने खुद स्पेशली अपने हाथों से बनाया है। सर्वेंट की बात सुनकर स्वरांश का चेहरा एकदम से खिल गया, लेकिन उसे लगा शायद धुनकी ने इंडियन में ही उसकी फेवरेट चीज बनाई होगी। पर जैसे ही उसने चेयर पर बैठकर डिशेस का ढक्कन उठाया, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वहीं धुनकी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अनवी हंसते हुए बोली, क्या बात है स्वरांश भाई, आप तो एकदम चौंक गए। ऐसा भी क्या बनाया है धुनकी दी ने आपके लिए? ये बोलते हुए वो मुस्कुराते हुए स्वरांश को देख रही थी, लेकिन अचानक की उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ने लगी और उसकी नजरें सामने स्वरित पर गई। उसे देखते हुए वो बुरी तरह से कांपने लगी थी। एपिसोड 60, मैं आपकी तरह बेशर्म नहीं हूँ। ओबरॉय पैलेस। धुनकी और स्वरांश दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी थी। स्वरांश हैरान था कि धुनकी ने उसके लिए ब्रिटेन फूड बनाया है, जबकि धुनकी के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन स्माइल थी। स्वरांश को खुश देखकर वो खुद खुश हो रही थी। शायद यही असली प्यार होता है, जब आप अपने लाइफ पार्टनर को खुश देखें और आपके चेहरे पर स्माइल खुद ब खुद आ जाए। वहीं अनवी जो स्वरांश से सवाल पूछ रही थी, उसकी नजर अचानक ही स्वरित पर गई, जो डाइनिंग टेबल पर आ रहा था। उसे देखते ही अनवी के होश उड़ गए और वो हल्का हल्का कांपने लगी। उसे पता था कि स्वरित का पूरा नाम स्वरित ओबरॉय है, लेकिन वो ओबरॉय यही ओबरॉय होगा, इस बात का अंदाजा उसे नहीं था। वो एकदम सुन्न पड़ गई थी। वही स्वरित जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, आज तो खाने की खुशबू ही और आ रही है धुनकी। आज तुमने कुछ स्पेशल बनाया है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा फेवरेट शाही पनीर और शाही कोरमा बना है। ये बोलते हुए वो डाइनिंग टेबल पर देख रहा था और धुनकी भी उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और बोली, जी स्वरित जी, मैंने आपके लिए आपका फेवरेट खाना भी बनाया है। स्वरित तुरंत बोला, दैट्स वेरी गुड। तुम सोच भी नहीं सकती मेरा कब से शाही कोरमा खाने का मन था, लेकिन कितने दिनों से मैं मॉम से बोल ही नहीं पाया। अब मैं ये बात अच्छे से कह सकता हूँ कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देकर दादाजी ने बहुत अच्छा किया। बिकॉज मॉम की अब उम्र हो गई है तो उन्हें परेशान करना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुमसे मैं अपनी डिमांड्स अच्छे से पूरी करवा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर धुनकी हल्का सा मुस्कुराई।
वहीं अनवी अभी भी स्वरित की तरफ देख रही थी और वो हैरान थी कि स्वरित ने उसे देखा भी लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्वरित के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। इतना तो वो जानती थी कि वो बहुत ज्यादा शातिर है। क्या वो उसे सबके सामने देखकर भी कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहता? वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहता। हाँ, बताने लायक उसके पास है भी क्या? उसने अनवी के साथ जो कुछ भी किया वो लोगों को बताने वाली बात तो है ही नहीं, लेकिन वो सबके सामने ऐसे भी कैसे प्रिटेंड कर सकता है जैसे सामने बैठी लड़की के साथ उसने कुछ गलत नहीं किया? क्या उसके अंदर गिल्टी फील नहीं है? पर होगा भी कैसे? पछतावा तो उन्हें होता है जिनके अंदर दिल हो, और स्वरित ने उसके साथ जो कुछ भी किया था वो सिर्फ और सिर्फ एक हैवान ही कर सकता है, और हैवान के अंदर दिल नहीं होता। वही धुनकी की नजर अब अनवी पर गई। उसे इस तरह से देखकर धुनकी तुरंत बोली, क्या हुआ अनवी? तुम ठीक तो हो ना? उसके सवाल पर अनवी एकदम से चौंक गई। उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। उसे यूं देखकर धुनकी एक बार फिर से बोली, तुम ठीक तो हो ना अनवी? ये अचानक से तुम्हें क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ क्या हुआ? तुम्हें अगर यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, तुम रूम में चलकर डिनर कर सकती हो, लेकिन यहाँ भी घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ सब घर के लोग हैं। आई नो सास और माँ की वजह से तुम थोड़ा सा हिचकिचा रही हो, लेकिन प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानो। अभी वो बोल ही रही थी कि वसुंधरा जी भी वहां पर आकर बैठी और बोली, हाँ हाँ, मेरी बातों का तुम बुरा मत मानना। वो क्या है ना, कभी कभी मैं गुस्से में कुछ भी बोल जाती हूँ, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज होता है कि ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। और अगर स्वरांश किसी को इस घर में लेकर आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे उस इंसान पर भरोसा होगा। मैं कौन होती हूँ उसके भरोसे पर उंगली उठाने वाली? अब वो बड़ा हो गया है, खुद से अपने डिसीजन ले सकता है, और मुझे तो उसे सपोर्ट करना चाहिए कि वो किसी की हेल्प कर रहा है। और ऊपर से मैंने ही तुम्हें और उसको इतना कुछ सुना दिया। आई एम सो सॉरी अनवी, पर अब तुम यहाँ पर जितना वक्त चाहो उतना वक्त रह सकती हो। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी बातें सुनते हुए धुनकी भी हैरान थी कि आखिर ये वसुंधरा जी के अंदर कौन सा टेप रिकॉर्डर चल पड़ा, क्योंकि ये उनके तो शब्द हो ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से वो एक स्क्रिप्ट पढ़कर आए हैं और आते ही उन्होंने उस स्क्रिप्ट के डायलॉग बोलने शुरू कर दिए। अनवी जहां स्वरित को वहां पर देखकर अभी तक कांप रही थी, अब वो वसुंधरा जी की बातें सुनकर भी हैरान थी। धुनकी अनवी के पास आए और उसका हाथ पकड़ कर बोली, क्या हुआ? प्लीज मुझे बताओ ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अनवी एकदम से बोली, क्या मैं अपने रूम में जाऊं? मेरा मतलब है, क्या मैं अपने रूम में बैठकर खाना खा सकती हूँ धुनकी दीदी? उसकी बात सुनकर धुनकी मुस्कुराए और बोली, क्यों नहीं? तुम एक काम करो, तुम अपने रूम में जाओ, मैं एक सर्वेंट के हाथों तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। जैसे ही उसने कहा, अनवी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और तुरंत वहां से अपने रूम में भाग गई। स्वरित के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वहीं स्वरांश को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ क्या। अनवी इतना ज्यादा पैनिक क्यों कर रही थी? यहाँ पर और तो कोई था ही नहीं, सिर्फ स्वरित और वसुंधरा जी तो थे। अभी तक तो वेदिका और धनंजय जी भी डाइनिंग टेबल पर नहीं आए थे। क्या उसे ज्यादा लोगों से डर लग रहा था? क्या वो उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद लोगों के सामने आने से डर रही थी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर ज्यादा ना सोचते हुए और अनवी को थोड़ा टाइम देने का सोचकर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर धुनकी की तरफ देखते हुए बस इतना ही बोला, अनवी के लिए खाना भिजवा देना। धुनकी तुरंत बोली, हाँ हाँ, मैं बस वही कर रही हूँ मिस्टर शाई। ये बोलते बोलते वो रुक गई। सबके सामने उसे यूं मिस्टर शाई कहकर बुलाना उसे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा। वही स्वरांश भी उसे तिरछी नजरों से देख रहा था। धुनकी हल्का सा मुस्कुराए और तुरंत किचन की तरफ बढ़ गई। वो पहले अनवी के लिए खाना भेजना चाहती थी। अनवी के लिए खाना भेजकर अब वापस डाइनिंग टेबल पर आई, तब तक वेदिका और धनंजय जी भी वहां पर आ चुके थे। सबको उनका डिनर सर्व करना शुरू कर दिया गया। धनंजय जी के लिए, स्वरांश के लिए और स्वरित के लिए उनका फेवरेट खाना बना हुआ था, जबकि वसुंधरा जी की पसंद का खाना वहां नहीं था,
तो वसुंधरा जी पूरी तरह से चिढ़ गई। और जब उनकी नजरें वेदिका पर गई और वेदिका ने व्यंग्य से उन्हें देखा तो उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन फिलहाल उन्होंने कुछ कहा नहीं। स्वरित धुनकी की तरफ देखते हुए बोला, अन्वी तुम्हारी फ्रेंड है क्या? धुनकी स्वरित के सवाल का कोई जवाब देती उससे पहले स्वरांश बोला, नहीं भाई, एक्चुअली अन्वी का एक्सीडेंट हुआ था मेरी गाड़ी के साथ। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट भी हुई है। फिलहाल के लिए हम उसे घर पर लेकर आए हैं। कुछ दिन वो यहीं पर रहेगी, उसके बाद मैं कोई ना कोई अरेंजमेंट कर दूंगा उसके लिए। स्वरित मुस्कुराया और बोला, दैट्स वेरी गुड ऑफ यू। तुम्हारी इन बातों पर मुझे तुम पर कितना प्राउड होता है तुम सोच भी नहीं सकते। रियली तुम बहुत अच्छे इंसान हो। स्वरांश उसकी बात पर स्वरांश मुस्कुराया। स्वरित धुनकी की तरफ देखते हुए बोला, और तुम भी। आजकल हर कोई इस दुनिया में बहुत मतलबी होता है, लेकिन तुम दोनों ने सेल्फलेस होकर अन्वी की हेल्प की है। ऐसे में तुम दोनों को अप्रिशिएट करना तो बनता है। धुनकी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, थैंक यू। उनके बीच की बातें सुनकर वसुंधरा जी अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी, लेकिन वो भी मुस्कुराए और बोली, सच में तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो यूं ही तुम दोनों पर नाराज हो रही थी, मुझे तो बल्कि तुम दोनों को शाबाशी देनी चाहिए थी। धुनकी को उनकी बातें थोड़ी अटपटी तो लग रही थी, लेकिन वो जानती थी कि यहाँ पर सब लोग बैठे हैं तो जरूर इसीलिए वसुंधरा जी के मुंह से फूल झड़ रहे हैं, वरना उनकी बातें तो कांटों से भी ज्यादा चुभती हैं। इसलिए उसने न ही उनकी बातों को ज्यादा दिल से लगाया और न ही उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान दिया। कुछ ही देर में सबका डिनर फिनिश हो गया और सब लोग अपने अपने रूम में जाने लगे, लेकिन स्वरांश दरवाजे पर खड़ा था। वो धुनकी का वेट कर रहा था, क्योंकि उसे बाहर वॉक पर जाना था। वहीं धुनकी भी किचन से फ्री होकर जल्दी से बाहर की तरफ आई ताकि स्वरांश अकेले ही वॉक करके वापस अंदर न आ जाए, लेकिन जब उसने दरवाजे पर ही स्वरांश को उसका इंतजार करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। स्वरांश ने भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर आगे बढ़ गया। धुनकी भी जल्दी से उसके पीछे पीछे आई। बाहर गार्डन में आकर अब स्वरांश स्मोक करने लगा था तो धुनकी ने एक बार फिर से मुंह बनाया। स्वरांश भी जानबूझकर उसके सामने स्मोक कर रहा था क्योंकि उसे धुनकी का मुंह बनाना अच्छा लगता था। वो जानता था कि धुनकी अभी उसके होठों से वो सिगरेट खींचकर नीचे जमीन पर फेंक देगी और हुआ भी ऐसा ही। धुनकी आराम से अपना वॉक कर रही थी, लेकिन जब उसकी नजर स्वरांश पर गई जो सिगरेट पी रहा था वो तुरंत उसके पास आए और अगले ही पल उसने स्वरांश के होठों से वो सिगरेट लेकर नीचे जमीन पर फेंकी और उसे पैरों से मसल दिया, लेकिन खुद उसने स्वरांश से कुछ कहा नहीं। बस चुपचाप आगे की तरफ बढ़ गई और दोबारा अपनी वॉक करने लगी। स्वरांश मुस्कुराया और बोला, अपना टाइम पास कैसे करूं? धुनकी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, आप यहाँ पर वॉक करने आए हैं या फिर टाइम पास करने? स्वरांश छत से बोला, आया तो वॉक करने ही हूँ, लेकिन कोई अकेले अकेले वॉक कर रहा है तो मैं क्या करूँ? किसी ने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा ही नहीं। उसकी बात सुनकर अब धुनकी के कदम रुक गए। वो कुछ पल यूं ही स्वरांश को देखते रही और फिर तुरंत उसके पास आकर उसने स्वरांश के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या अब आपको इस बात की उम्मीद है कि मैं आपको अपनी गोद में उठाकर वॉक करूंगी? उसकी बात पर स्वरांश हंसा और बोला, रहने दो, अगर मुझे गोद में उठाया तुमने तो बाद में कुछ और उठाने लायक नहीं रहोगी। कमर टूट जाएगी तुम्हारी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी की कमर इस तरह से टूटे। उसे तोड़ने के और भी तरीके हैं मेरे पास। उसकी बात सुनकर धुनकी हैरानी से बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसके गाल खुद ब खुद लाल होने लगे थे। वो झट से बोली, पागल कहीं के। ये बोलकर वो तुरंत आगे बढ़ने लगी और उसके साथ साथ स्वरांश चलने लगा। स्वरांश को हंसी आ रही थी। वो खुद नहीं जानता था कि आजकल वो धुनकी से कैसी कैसी बातें करने लगा, लेकिन अब उसे भी मजा आने लगा था। अगले ही पल उसने धुनकी को अपने कंधे पर उठा लिया। धुनकी एकदम हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, आप
क्या कर रहे हैं मिस्टर शाई? मुझे छोड़िए। आपने मुझे अपने कंधे पर क्यों उठा लिया? मैंने अभी अभी खाना खाया है। स्वरांश तुरंत बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर देख रहा हूँ कितनी भारी हो तुम। अब तुम तो मुझे अपनी गोद में नहीं उठा सकती, लेकिन मैं तो तुम्हें उठा सकता हूँ ना। धुनकी उसके कंधे पर मारते हुए बोली, लेकिन इसे गोद में उठाना नहीं कहते हैं। छोड़िए मुझे, वरना मेरा पेट दर्द होने लगेगा। जैसे ही उसने कहा स्वरांश ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और फिर अचानक से रुक गया, लेकिन उसने धुनकी को अपने कंधे से उतारा नहीं बल्कि खुद नीचे की तरफ झुकने लगा, तो धुनकी हैरान रह गई। स्वरांश पूरी तरह से नीचे जमीन पर झुक रहा था जिससे धुनकी नीचे घास पर बैंड होने लगी थी। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। इस वक्त वो लोग गार्डन एरिया में थे, ऐसे में कोई उन्हें देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये सोच सोचकर वो नर्वस हो रही थी। वही स्वरांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हारा पेट दुखेगा तो मैं ठीक कर दूंगा। धुनकी धीमे से बोली, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप डॉक्टर भी हैं। स्वरांश मुस्कुराया और बोला, हाँ मैं डॉक्टर तो हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। और मेरा इलाज करने का तरीका भी बहुत अलग है। उसकी बातें सुनते हुए अब एक बार फिर से धुनकी का चेहरा लाल होने लगा था। स्वरांश उसके चेहरे पर झुका हुआ था। धुनकी ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे और बोली, हम बाहर गार्डन में हैं मिस्टर शाई। छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। स्वरांश ने उसके हाथों को अपने कंधे से हटाया और बोला, तो मैं कौन सा किसी और की बीवी के ऊपर झुका हुआ हूँ? मेरी खुद की बीवी हो। तुम भूल जाती हो क्या बार बार? धुनकी ने उसकी बात सुनकर मुंह बनाया और बोली, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। सब याद है मुझे, लेकिन मैं आपकी तरह बेशर्म नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ अंदर, आपको अगर यहाँ रुकना है तो रुकिए। वैसे भी मेरी वॉक हो चुकी है। ये बोलकर वो जैसे ही उठने लगी, स्वरांश ने तुरंत उसके आसपास अपने हाथ रख दिए और बोला, उठ सकती हो तो उठकर दिखाओ। ये बोलते हुए अब उसकी गहरी सांसें धुनकी को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। धुनकी के बदन में एक कट सा दौड़ने लगा था। स्वरांश जब उसे लड़ाई करता था तब वो उसका दिमाग खराब करता था और उसकी हालत खराब होती थी, लेकिन जब वो उसके साथ रोमांस करता था तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती थी। इस वक्त उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो स्वरांश को रोकना चाहती थी लेकिन वो उसे रोक ही नहीं पाए और अब स्वरांश ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए थे और उसे हल्का हल्का चूमना शुरू कर दिया था। धुनकी गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी और स्वरांश के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर वो खुद में ही सिमटने लगी थी। वो खुद ब खुद मदहोशी भरी सिसकियां लेने लगी थी और उन सिसकियों को सुनकर अब स्वरांश ने उसे और भी ज्यादा शिद्दत से चूमना शुरू कर दिया था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।